हालात हाज़रा के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ हुमायूं। जब हम कभी मिलते थे, कहीं मिलते थे, लोग दो आदमी मिलते थे तो बात होती थी। बात क्या होती थी? कभी मौसम, कभी पॉलिटिक्स, कभी क्रिकेट, कभी करंट अफेयर्स, कभी फिल्मों की बात। लेकिन देखते देखते वक्त बदल गया। आज जहाँ दो आदमी मिलेंगे तो आगाज़ किससे होगा? कोविड से। कि क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है, प्रिकॉशंस क्या लेनी है, दुनिया कैसे बदल रही है। क्योंकि कोविड ऐसे हमारी ज़िंदगी में दाखिल हुआ है कि निकलने का तो नाम नहीं ले रहा, और हमको बहुत सी एहतियात करनी होगी इससे बाहर निकलने के लिए, अगर ये मुमकिन हो सका। सारे शोबे मुतासिर हुए हैं इससे, और हमने देखा कि मफलूज होकर रह गई इकॉनमी और मईशत कहिए तो। और इसका क्या असर रहा है मईशत पे, जम्मू कश्मीर की। थोड़ा बहुत मुल्क की बात भी करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि क्या बैकलैश होगा, क्या इसके बाद हमारे पास कोई तदाबीर है कि हम वापस आ सकें। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। माहिर इक़्तिसादियात मारूफ प्रोफेसर निसार अली यहाँ मेरे दाएं यानी बैठे हैं। और प्रोफेसर साहब खैर मकदम है आपका दूरदर्शन के स्टूडियोज़ में। बहुत शुक्रिया। इकनॉमिक्स के कॉलमनिस्ट और एक नई सोच और नज़र रखने वाले इक़्तिसादियात पे यहाँ मौजूद हैं एजाज़ अयूब, आपका भी खैर मकदम है। शुक्रिया। दूरदर्शन के स्टूडियोज़ में हालात हाज़रा के प्रोग्राम में। निसार साहब, ये तो मेरा जैसा आदमी कहेगा हर जगह जिक्र होता है इसका, फिर मईशत पे असर पड़ा है या बहरान है। आपसे हम जानेंगे कि कोविड के साथ साथ मईशत कैसे बदली, हमारी इकॉनमी कैसे बदली, और सनत व हिरफत पे क्या असर पड़ा। देखिए, अगर आपको याद होगा जो हमने पिछली बार जो बजट प्रेजेंट किया था और जितने भी प्रोग्राम्स हमने उनमें लॉन्च एनविसेज किए थे, ये लॉन्च करेंगे आगे अप्रैल के बाद, तो अब हम इस तरह दुचार हैं इस हमारी पूरी मईशत। मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है कि हम लोग एक डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं। आप देख लीजिए, पहली ऑल इंडिया लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट उतनी ज़्यादा हो चुकी थी जितनी 50 साल 45 साल पहले थी। और आप देख लीजिए कि मैंडेज लॉस कितना हो गया। जितने एमएसएमई सेक्टर हैं, हाँ, स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो क्रश हो गया, वो सारे ऑलमोस्ट ठप है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, और सेमी मीडियम इंडस्ट्रीज़ भी है ऑलमोस्ट क्लोज डाउन है। तो लेबर अनएम्प्लॉयमेंट इमीडिएट इसका असर है जो आगे हमें देखने को मिलेगा, जबकि हमें इनकम्स और जो सेविंग्स का जो है हमारा कैपिटल फॉर्मेशन जहाँ से होता है उस पर जब हम इसका असर देखेंगे हमें स्मॉल सेविंग्स का तो बहुत असर होगा। स्मॉल सेविंग्स से बहुत असर इसका पड़ेगा। तो दूसरी बात यह है कि अगर आप देखेंगे वर्ल्ड लेवल पर भी उन्होंने ऑलरेडी, वर्ल्ड बैंक ने ऐलान किया है कि वर्ल्ड इकॉनमी जो है 5% से ज़्यादा श्रिंक हो चुकी है। तो इसलिए वो आगे ज़रा और भी इसको बढ़ा रहे हैं। तो हमारे मुल्क के बारे में क्या कहा? हमारे मुल्क के बारे में भी जीडीपी हमारा जो है 1% की ग्रोथ से था पिछले क्वार्टर में, और मुझे लगता है कि हमारी तैयारी भी है कि शायद हमें ये देखने को मिलेगा कि हमारी नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ आने वाले क्वार्टर में, क्योंकि एक क्वार्टर हमने छोड़ा, दूसरे क्वार्टर से हम चल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है दूसरा क्वार्टर का जो एंड होगा, तीसरा क्वार्टर में ये माइनस जीडीपी हमें देखने में मिलेगा। तो माइनस जीडीपी से आपको पता है कि इनकम्स, रेवेन्यू नहीं होगा। अब देख लीजिए, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बजट है 2 पिलर्स पे है। एक तो हमारा डायरेक्ट टैक्स है जो मेरे ख्याल में 2-2.25 लाख करोड़ रुपए का एस्टिमेटेड बजट होता है इस साल भी, और जीएसटी जो बड़ा मेजर चंक है इनडायरेक्ट टैक्स हमारा, वो तकरीबन हमें 13 लाख करोड़ रुपए साल भर आना चाहिए। अभी जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का एक अनाउंसमेंट, कर्सरी अनाउंसमेंट जो हुआ कि उनको अभी पिछले क्वार्टर में 35,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ चुका था। यानी अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये 1.5 लाख करोड़ से ऊपर नहीं जाएगा। जी हाँ जी। तो ये देखना है कि जितने भी बजटेड एस्टिमेट्स हैं हमारे एक्सपेंडिचर्स के, वो कहाँ से मीट होंगे, क्योंकि हमारा रेवेन्यू श्रिंक है, टेरिबल श्रिंक रेवेन्यू है। और आने वाले ये जो क्वार्टर चल रहा है, मुझे नहीं लगता इसमें भी जीएसटी रेस्टोर होगा, थोड़ा सा मार्जिनल। तो इसका जो कोरोना वायरस का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो हमें आने वाले कुछ महीनों में बहुत वर्स्ट। जी, आपके पास निसार साहब फिर आएंगे, आपसे बात करेंगे। एजाज़ अयूब साहब यहाँ। एजाज़ साहब, जब हम जे की बात करते हैं, कश्मीर के पिछले 15 साल में 300 लॉकडाउन हुए हैं हमारे यहाँ, ये ऑन रिकॉर्ड है। और 5 अगस्त 2019 को जो हुआ उसके बाद कहा गया कि 18,000 करोड़ का हमें लॉस हुआ फरवरी तक। फिर कहते हैं ये हिंदू में आया,
इंडिया टुडे ने कहा 12,000 करोड़ का लॉकडाउन के दौरान हुआ जी। तो अब जब हम अपनी कंडीशन देखते हैं तो हमारी कंडीशन क्या है, हम कैसे इसको संभालेंगे? पहले अगर देखें तो हमारे जो इकोनॉमिक ड्राइवर्स है वो थोड़े डिफरेंट है रेस्ट ऑफ इंडिया से। यहाँ एक बहुत बड़ा तबका जो है वो गवर्नमेंट सैलरीज एंड पेंशन पे डिपेंड है। करीब अगर हम इस साल का बजट ही देखें तो 37,000 करोड़ की करीब जो हमारी टोटल सैलरीज और पेंशन में जाता है, दैट्स वन ड्राइवर। वो हमारा मे भी उतना इम्पैक्ट ना हो, वो जो आमदनी है वो मार्केट में पैसा रहेगा, वो वाला पैसा आएगा। दूसरी चीज़ जो हमारी बहुत बड़ा ड्राइवर हमारा है दैट इज़ एग्रेरियन इनकम। ये दो इनकम इंडिया में भी जिस स्टेट में ये दो सेक्टर्स पे जो स्टेट ज़्यादा डिपेंडेंट है, फार्म सेक्टर एंड योर गवर्नमेंट सेक्टर, इस पे जितनी डिपेंडेंस है उन इकोनॉमीज में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा कोविड की वजह से। अब जैसे कोई हॉर्टिकल्चर में जो 8,000 करोड़ है 8% ऑफ जीडीपी है, लेकिन लास्ट ईयर सफर करना शुरू हो गया था। बिल्कुल, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए ये डिमांड पे डिपेंड है। जब आपका एप्पल इंडिया मेनलैंड इंडिया में बिकता है उसके बाद ही आपका जो फार्मर यहाँ का ऑब्वियसली 8,000 करोड़ का तो श्रिंकेज डेफिनेट है, क्योंकि सप्लाई चेन ही डिसरप्ट हो चुकी है। आपका माल बनता है लेकिन आप मंडी तक नहीं पहुंचा पाते, आप एंड यूजर तक नहीं पहुंचा पाते। दूसरी बात, अगर आपने पहुंचा भी दिया, अब जो मार्केट है उनके पास अफोर्डेबिलिटी कम हो गई है क्योंकि ये डिमांड शॉक है। एज ए रिजल्ट जो आपकी 8,000 में भी ये श्रिंक होकर 6,000 या 5,000 वट एवर जो भी आएगा तो श्रिंकेज होगी, लेकिन जो मेन ड्राइवर जो है ये दो का वो रहेगा। अगर हम इसको कंपैरिजन करें कुछ मेट्रोपॉलिटन से, दिल्ली वगैरह, उनमें फार्म एंड गवर्नमेंट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम है, नॉन फार्म एंड नॉन गवर्नमेंट का लगभग 80-90% रहता है, उन पे ज्यादा इंपैक्ट रहेगा। अब हमारे में कौन कौन सी चीज जो है जो असर लगेगा? पहली चीज जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है उसके लगभग 1500-1700 करोड़ हमको सालाना आते थे, क्योंकि वो ग्लोबल डिमांड पे डिपेंड है और कोविड की वजह से जैसे कि आपने देखा इट हैज डिसरप्टेड एंटायर ग्लोबल डिमांड, तो वो एक रेवेन्यू स्ट्रीम हमारा डायरेक्टली इंपैक्ट होगा। दूसरी चीज़ जो हमारे लोग बाहर के मुल्कों में काम करते थे, रेमिटेंसेज आती थी, वो लगभग 1300 से 1400 करोड़ हमारा सालाना आता था, उस पर इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि जॉब कट्स बाहर है, सैलरी कट्स है, दो चीज़ें। तीसरी चीज़ जो हमारा है, हमारे कुछ सेक्टर्स है, जैसे ट्रेड एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके साथ लगभग 10 लाख लोग पूरे जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें वाबस्ता है। ट्रेड डिसरप्ट हुआ क्योंकि ये कंजप्शन ड्रिवन इकोनॉमी हमारी, यहाँ पे लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कम करते हैं, रिटेल में ज़्यादा है। तो क्योंकि इसमें 3 चीज़ों पे असर हुआ इसकी वजह से। एक तो आपका लेबर सप्लाई कम हो गया बिकॉज आपका लेबर बाहर से आता है ज़्यादा, 4-5 लाख करीब वो होम टाउन्स में चले गए। दूसरी चीज़ आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो इफेक्ट हुआ, जो बाहर से चीज़ें आती थी उसके बाद यहाँ का बंदा रिटेलर कमीशन लेके कमा के लोगों को देता, हालांकि प्रोडक्शन बाहर होती थी। इसी तरह से मूवमेंट ऑफ पीपल, जैसा कि हमको पता है 7-8%, 6%, 7% टूरिज्म भी देता है। तो ये 4-5 सेक्टर बड़े रिस्की है हमारे। इसमें मैंने कहा कि एक तो फॉरेन रेमिटेंसेस, एक तो हमारा एक्सपोर्ट, 2 चीज़ें, तीसरा जो टूरिज्म सेक्टर वो, और हमारा ट्रेड के साथ ही साथ जो बहुत बड़ा हमारा सेक्टर है जिसपे हमको ज़्यादा नजर नहीं जाती है, उससे भी 6-7 लाख लोग वाबस्ता है, दैट इज ट्रांसपोर्ट सेक्टर। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कमर्शियल व्हीकल्स है, वो 3-4 महीने तक, एक तो कोविड की वजह से, उससे पहले अगस्त से पहले, तो ये बहुत बड़ी रकम जो रिसेंटली जैसे कि आपने भी एस्टिमेट बनाया, पहले 18,000 करोड़ था, अभी 12-13 हज़ार, तो 30-35 हज़ार करोड़ लगभग ये 17-18% हमारे जीडीपी का बनता है। तो ये बहुत बड़ा, और एवरीबडी नोज कि जीडीपी का कंट्रैक्शन जितना होगा उतने इकोनॉमी में जॉब लॉसेस हो जाते हैं, उतने इकोनॉमी में आपको इन्वेस्टमेंट का सिनारियो खत्म हो जाता है। तो ये सारे रिस्क जो है हमारी इकोनॉमी में है। लेकिन साथ ही मैं कहूँगा कि जो 2 ड्राइवर हमको बचा सकते हैं, एक तो वो गवर्नमेंट सेक्टर से जो पैसा आ रहा है, सैलरीज एंड पेंशन, और थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर हमको सपोर्ट जो काम हो रहे हैं। निसार साहब, जैसे एजाज साहब ने कहा कि 2 ड्राइवर्स तो भी J&K में कुछ स्टेबलाइजिंग फैक्टर रखेंगे, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं उनका असर कितना होगा हम पे? देखिए, हमारे जो एग्रेरियन सेक्टर में 2, एक तो क्रॉप प्रोडक्शन सेक्टर है एग्रीकल्चर, दूसरा हॉर्टिकल्चर सेक्टर है। हॉर्टिकल्चर सेक्टर में एक ये है कि सप्लाई चेन बॉटलनेक की वजह से थोड़ा सा सफ़र होगा, लेकिन मेरा ये खदशा है कि जो हमेशा हम लोग देखते हैं कि फ्री मार्केट प्राइसेस एप्पल फ्रेश फ्रूट के लिए पर्टिकुलरली, और वो पिछले साल से पहले 1 साल बड़े अच्छे दाम मिले थे हमारे फ्रूट्स के, 19 में नहीं मिले थे, लॉकडाउन और दूसरी वजूहत। तो मुझे लगता है कि इस दफ़ा जो हमारे फ्रेश फ्रूट, ड्राई फ्रूट का असर बहुत मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा
हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां 20 लाख लोग इससे जुड़े हैं डायरेक्टली जी हाँ, जी इनडायरेक्टली। हाँ। डब्बा बनाने वाला, ट्रांसपोर्ट वाला, ले जाने वाला, मजदूर वगैरह जी हाँ, लेके। जी हाँ। ओवरऑल वे स्ट्रक्चर पर असर पड़ेगा और इसकी इनकम जो हमारी एनुअल फ्लो है उस पर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि मंडियाँ जो हैं बाहर की मार्केट, अगर सप्लाई चेन हम इंटैक्ट भी रखें तो हमें वो प्राइस नहीं मिलेगा जो हमारी एक्सपेक्टेशन है। जी, वही एजाज साहब नतीजा तो ये कह हुआ रहे थे। कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हमें ओवरऑल इनकम पे एडवर्स इम्पैक्ट रहेगा। तो उस वजह से जो इसके एंसिलरी एक्टिविटीज़ है फ्रेश फ्रूट और हॉर्टिकल्चर के, जैसे लेबर है, पैकिंग है, दूसरे ट्रांसपोर्ट मटीरियल है। जो है, ट्रांसपोर्ट है, उस पर जाहिर सी बात है कि उस पर बहुत बुरा असर होना है। तो इस वजह से इसका असर अनएम्प्लॉयमेंट पे पड़ेगा जो हॉर्टिकल्चर के साथ रिलेटेड है। तो जहाँ तक कि एग्रीकल्चर का ताल्लुक है, हम लोगों का ये है कि मोस्ट ऑफ जो द फूड जो है हम लोग इंपोर्ट करते हैं। मेरे एस्टिमेट्स में कोई 9-10 लाख टन फूड ग्रेन्स हम पंजाब हरियाणा से इंपोर्ट करते हैं, और हमारा जो अपना प्रोडक्शन है कोई 17 लाख टन के करीब है। और तो इस तरह से वो एक आउटफ्लो जो हमारा पैसा है वो ऐसे हालात में हो रहा है जबकि हमारी इनकम्स श्रिंक हो रही है और जबकि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रही है। ये नहीं है कोविड कि की वजह से। जैसे हमारी चीज बाहर जाके चेन ये मजबूरी है। ब्रेक होके नहीं बिक रही है, उनकी चीज आने में भी होगी, उनके भी दाम गिर सकते हैं। उनके भी कहीं कहीं चांसेस हैं, उनके भी, जहां सप्लाई चेन और सप्लाईज का जहां तक ताल्लुक है। लेकिन हमें यह है कि जैसे पंजाब और हरियाणा का, उनका एश्योर्ड प्राइस है फूड ग्रेन्स का, क्योंकि वो यहाँ इंपोर्ट होना है, उसकी मजबूरी है। तो हमारे 1200-1400 करोड़ रुपए तो जाने हैं वहाँ, तो उससे वो सस्टेन हो सकते हैं। लेकिन हमारा जो एप्पल है वो मजबूरी नहीं है, वो लग्जरी है, समझे, या कंफर्ट है। तो उसके दाम हम वो खाए impose बगैर नहीं कर जिंदा सकते। रह सकते हैं, हम correct। इम्पोज दाम नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है हॉर्टिकल्चर फ्रेश फ्रूट सेक्टर पे इसका असर देखने में मिलेगा। देखिए अभी आगे बात करेंगे इसकी भी कि वो जो 5 जून को प्राइम मिनिस्टर ने कहा था 21 लाख करोड़ का, हमारी स्टेट को क्या मिला उसके बारे में एक चीज़ मेरे जहन में आती है, एजाज साहब, पता नहीं डायरेक्टली रिलेटेड है कि नहीं है, जो हमारा पावर की प्रोडक्शन है जी जो हमारे हाथ में नहीं है, जिससे बहुत इनकम है, वो हमारी इकोनॉमी को सस्टेन कर सकती थी अगर कुछ हमारे पास भी होता। देखिए अभी बहुत सिनारियो चेंज हो चुका है। जो पर यूनिट कॉस्ट आपका हाइड्रो का है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू जो आप सोलर से बनाते हैं। अगर रिसेंटली जो इंडिया में सोलर मार्केट से एनर्जी क्रिएट करने का बूम बना है, मेरे ख्याल में जो भी एनालिटिकली आप या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के देखें, एक तो हो गया फाइनेंशियली और दूसरा हो गया इकोलॉजिकली। जो हाइड्रो पावर डैमेज करते हैं इकोलॉजी को, मेरे ख्याल में वो बहुत हद तक प्रेशर में रहने वाले हैं। आपका हाइड्रो प्रोडक्शन, आपका जो सोलर की एफिशिएंसी, जो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी दिन ब दिन बढ़ रही है, अभी शायद 2.35 पर यूनिट बिक रहा है इंडिया में। तो अगर आपका ऑल्टरनेट एनर्जी बन रहा है और सस्ते दामों में बन रहा है और क्लीन एनर्जी बन रहा है, तो ये हाइड्रो पावर मे बी 10 साल पहले हम बात करते या 15 साल पहले बात करते, ऑब्वियसली इट वुड हैव गिवन अ लॉट ऑफ फ्लिप, क्योंकि हमारे बजट का एक बहुत बड़ा खर्चा जाता है पावर बाहर से खरीदने में या उस पर जो अपना ही पावर खुद खरीदने में। हाँ, लेकिन अभी सिनारियो डिफरेंट है। अभी अगर ये आपको पावर प्रोजेक्ट दे भी देते हैं तो उनका ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ज्यादा बनेगा कंपेयर की जो हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा। कर पाएंगे खूब, बिल्कुल। इससे बेहतर हमको आउटसोर्स करना रहेगा, मतलब हम बाहर से एनर्जी खरीदेंगे, वो उससे सस्ती पड़ेगी। सही बात है। क्या ये भी हो सकता है एजाज साहब कि बिजली का थोड़ा बहरान भी हो जाए? नहीं, मेरे ख्याल में एनर्जी ओवर सप्लाई है अभी सिस्टम में, वो हाइड्रो से हो, वो सोलर से हो, वो कोल के प्लांट जो भी बन रहे, पूरे हिंदुस्तान की बात करें एनर्जी सप्लाई सफिशिएंट है। अब स्टेट के पास फाइनेंसेस कितने हैं, क्योंकि सफिशिएंट होने से एक चीज हो जाता है, सप्लाई डिमांड की वजह से प्राइसेस गिरते हैं, जो कि अभी हो रहा है। तो मेरे ख्याल में उस सूरत में हमारे स्टेट फाइनेंस को थोड़ा फायदा होगा, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी प्राइसेस ड्रॉप हो रहे हैं और मे बी स्टेट को जो रेगुलर जो आउटफ्लो हो जाता है उसमें जी ना। मैं इसमें ज़रा ये एक व्यू पॉइंट देना चाहूँगा, क्योंकि हम लोगों ने इस पर बहुत काम किया, आपको याद भी होगा इंडस वाटर ट्रीटमेंट से लेकर आज तक। तो मैंने ये जो सेंट्रल पैकेजेस, अगर आप इनकी एनालिसिस माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करें, और हमने 2 PMs के साथ बात भी की, एक PM के साथ 4 बार बात की, मनमोहन सिंह जिसने 24,000 करोड़ रुपए पर्टिकुलरली ये जो एनर्जी के लिए दिया था गवर्नमेंट ऑफ J&K को, उसमें अगर आप देखेंगे 18,500 करोड़ रुपए पैकेज, सेंट्रल पैकेज टू J&K, वो NHPC को मिले थे। वो तो J&K को मिले थे नहीं मिले थे। J&K को 5 साल स्प्रेड ओवर टू 5 ईयर्स 4,500 करोड़ रुपए मिला। और यही राजीव गांधी और जब यहाँ के चीफ मिनिस्टर के साथ वो एक और छोटा सा पैकेज मिला था,
वही हाल उसमें भी। और यही जो 80 करोड़ रुपए का जो पैकेज है उसमें देखिए सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का पैसा कितना है, सेंट्रल और दूसरी मिनिस्ट्रीज का जहां टनल और ये जो कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उसमें भी थोड़ा फ्लड रिलीफ और कुछ हमें मिला। बाकी ये सारा सेंट्रल मिनिस्ट्री को ही खर्च करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो हमारे में पीएसयू में ही जाना है। आउटफ्लो नहीं हुआ। ये 21 लाख करोड़ की बात हुई थी, 4 जून को प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि पैकेज है। लेकिन यहाँ जब पिछले दिनों हमारे चैम्बर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ देर पहले, तो उनने कहा था इसमें कि इसमें जे&के का हिस्सा नहीं है। क्या बात है ये? जी देखिए, 21 लाख करोड़ रुपए वो कहने के लिए है, गिनने के लिए नहीं है। मोस्ट ऑफ दिस पैकेजेस सो कॉल्ड इट इज क्रेडिट लिंक्ड। ये सारा बैंक फाइनेंस, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस से लिंक्ड है। तो यही तो अपोजिशन पार्टीज वाले कह रहे थे लोन भाई एक्चुअल, हाँ वो लोन बेस्ड है। लोन बेस्ड। आप एक्चुअली इस माइग्रेंट लेबर को क्या दे रहे हैं, आप एक्चुअली फार्मर को क्या दे रहे हैं, कितनी उसकी किट्टी में अभी जा रहा है डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट। देखिए, ये आप तो एक चीज ठीक कह रहे हैं। दूसरा एजाज साहब, हमारी स्टेट में जैसे बेरोजगारी भी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, क्या उनको इस दौरान कोई ऐसी चीज मिल रही है, मराहत मिल रही है, कोई फैसिलिटी मिल रही है जिससे वो सस्टेन करें? देखिए, अगर हम खाली कोविड की नज़र से देखें तो क्योंकि कोविड का जो की पैकेज था वो ओवरऑल इंडिया के लिए सेम था, उसमें जे&के के लिए अलग नहीं था। लेकिन अगर हम यहाँ की ट्रेड या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कितनी बारी मिले, तो इनफैक्ट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिले। दे वर आस्किंग कि हम कोविड की नज़र से देखना गलत है, हमें बिल्कुल आप अगस्त 5 से देखें, क्योंकि वी हैव अ सस्टेन्ड लॉस। तो दे वर आस्किंग अबाउट जैसे कि इंटरेस्ट रेमिशन चाह रहे थे, वो जीएसटी वेवर चाह रहे थे, वो इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल का वो फंडिंग चाह रहे थे, वैसी चीज़ें चाह रहे थे। लेकिन पैकेज में जो सर ने सही कहा कि पैकेज में आया क्या, पैकेज में मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन इसमें आया क्रेडिट लिंक्ड, वो बैंक फाइनेंस है। इसमें खाली फिस्कल स्टिमुलस जो था वो लगभग 2 लाख करोड़ के करीब था, जो कि स्टार्ट में 1.7 लाख जो गरीब कल्याण योजना और पेंशनर्स वो 1500 वगैरह वल्नरेबल सेक्शंस, वो बिल्कुल अच्छा था। लेकिन बिजनेसेस के लिए नहीं है। अगर आप देखें वो एक एमएसएमई का पैकेज भी देखें 3 लाख करोड़ का, दैट इज अगेन क्रेडिट। बिल्कुल, वो एक उसमें गारंटी देती है सरकार और आपको विदाउट एनी कोलैटरल क्रेडिट। आपको लगता है कितना यहाँ उसमें हुआ होगा, कितने जी करीब, तो अगर मैं परसों वाली फिगर बताऊं, लिया होगा, हाँ लगभग 1100 करोड़ तो खाली जम्मू कश्मीर बैंक ने लैंड किया है, वही करता है, बाकी कमी करता है। बाकी सारे बैंक्स में भी हुआ होगा। तो मैं लगभग 1 हफ्ता पहले वाली बात, अभी तो ज्यादा बढ़ गया होगा, तो टारगेट में भी शायद 2-2.5 हजार करोड़ है। हालांकि अभी जो हालत थी एमएसएमईज की या बिजनेसेस की, वो लिक्विडिटी की सिर्फ नहीं थी, लिक्विडिटी की थी लेकिन सॉल्वेंसी की भी थी, क्योंकि बिजनेसेस के जो कैपिटल काफी इरोड हो चुका था, हाउस होल्ड्स की सेविंग्स इरोड हो चुकी थी, तो उनको लिक्विडिटी के जगह उनको फिस्कल सपोर्ट चाहिए था। वो सरकार की तरफ से नहीं आया, सरकार की तरफ से लोन आया। अब जो भी है लोगों ने ले लिया, जैसे कि मैंने कहा 1100 करोड़ लगभग 1200 करोड़ निकल चुके हैं। ओवरऑल इंडिया में लगभग 1.14 लाख के करोड़ के करीब निकले। अगेन आई विल से कि अगर हालात ठीक, जो कि इनको लगता है कि ठीक होंगे, ये उसी एंटिसिपेशन में कर्जे दे रहे हैं कि मे बी 6 महीने के बाद इकोनॉमी फुली खिलेगी और ये वापस दे पाएंगे। लेट्स से विच इज वेरी लाइकली कि ये नहीं हुआ और वैक्सीन नहीं बना और ये ज्यादा देर तक एक्सटेंड हुआ। नहीं, देखिए इसमें एक बिल्ट इन एक अनफॉर्चुनेट बात ये है कि ये जो क्रेडिट लिंक्ड पैकेज इन्होंने अनाउंस किया, क्रेडिट की तरफ वो इन्वेस्टर प्रमोटर जाए जिसको एश्योर्ड मार्केट हो, मार्केट अनसर्टेनिटीज ना हो, तभी तो जाएगा वो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। वापस कैसे देगा? आपको पता है कि एमएसएमई और दूसरी स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हैं, तो दे आर नॉट इन फंक्शनल और प्रोड्यूसिंग। थोड़ी बहुत इन्वेंट्री स्टॉक्स जो थे वो तो पाइपलाइन में थे, तो वो जा चुके हैं। नए स्टॉक्स बनाने के लिए फर्स्ट इज लेबर शॉर्टेज, बहुत कोशिश की थी लेकिन हो नहीं पाया आज, क्योंकि माइग्रेंट लेबर का बड़ा रोल है इसमें। हालांकि डायरेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं लेबर जहां से आ रहा है, इसलिए ये सारा पैकेज जो है फेल होना है, क्योंकि ये क्रेडिट लिंक्ड है। कोई जब तक मार्केट अनसर्टेनिटी है तब तक तो कोई क्रेडिट लेगा नहीं। 1100 करोड़ रुपए तो कोई क्रेडिट है ही नहीं। आप ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल डिमांड ही नहीं है क्रेडिट, वही बात है। अच्छा, मैं आपको एक और स्टैट बिफोर यू से कि अभी अगर देखें, हालांकि 3 लाख करोड़ सरकार ने बोला, पिछले जून 5 से जून 19 तक की मैं बात करूंगा, आरबीआई का डेटा आता है कि इंडिया में क्रेडिट कितना एक्सपेंड हुआ है, लोन कितना गया है। 1900 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो ऑलरेडी जून 5 में थे उससे कम हुआ है। पिछले साल इसी पीरियड में अगर देखें लगभग 2800 करोड़ इंक्रीज हुआ था। तो आपका लोन बुक ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लेकिन डिपॉजिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, मींस
लोग स्पेंड नहीं कर रहे हैं, परचेज डिसीजन को होल्ड करके रखा है, पैनिक है ना, पैनिक है, बिल्कुल क्राइसिस है, Panic। तो आपका लोन बुक बढ़ नहीं रहा है, आप इतने इंसेंटिव दे रहे हैं, तो लोगों को लोन नहीं चाहिए, नहीं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यही तो मैं चाहिए। कह रहा हूँ। वही वही ना, देखिए ना पैनिक सिचुएशन में जैसे हम 4 बैग आटे के और चावल के भी ले आते हैं, वैसे ही जिसके पास पैसा है वो सोचता है जैसे इनने कहा ये कंटिन्यू करेगा। Holding, yes, people are holding their वो purchase decisions। बाजार में नहीं लाएगा। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। नहीं लाएगा और वो कर्जा लेके इंटरेस्ट नहीं चढ़ाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट का वेवर कहीं नहीं है, या इंटरेस्ट कम होने की बात नहीं है, और उम्मीद भी नहीं है कि कोई डिमांड आप आगे आ रही है और हम पे बैक करेंगे। ये देखिए केनीजियन इकोनॉमिक्स में इस वक्त जो आने वाले 6 महीने हैं इकोनॉमी सस्टेन करेगी उस इंटरसेप्ट पे, जो कंजम्पशन का बेसिक विद जीरो इनकम माइनस इनकम उतना कंजम्पशन तो होगा, क्योंकि वो सस्टेन सर्वाइवल के लिए है। जैसे फूड आपका वो मजबूरी है। हाँ, वो मजबूरी जो है, survival। जो फूड ग्रेन है सर्वाइवल सस्टेन। एक्चुअली इकोनॉमी जो है वो इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है। इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट आपके यहाँ बन नहीं खत्म हो रहा गया। और आने वाले 6 महीनों में नहीं नहीं बनेगी। तो इसलिए ये इकोनॉमी सस्टेन करेगी बस इसी केनीजियन इंटरसेप्ट ये में। जैसे अभी एजाज साहब ने कहा कि हमारी इकॉनमी सस्टेन करेगी, जो तनख्वाहों का पैसा है वो एग्रेरियन सेक्टर से जो भी आएगा या हॉर्टिकल्चर से आएगा उस पर। निसार साहब, इससे पहले कि एजाज साहब से मैं आगे बात करूं, एक बात आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्या इस पे दबाव पड़ेगा, क्या जो तनख्वाहें हैं उनमें भी कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई इशू खड़ा होगा? लोगों की पेंशन है, तनख्वाह है, बाकी चीज़ें, विड्रॉवल्स हैं सरकार से। देखिए मेरे जहन में ये था और मैं ये कहने वाला था कि व्हाट आई फोरसी, जैसे कि हमारा डायरेक्ट टैक्स बहुत कम रिड्यूस हो रहा है, नॉमिनल समझ लीजिए 10%, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स हमारा जो है बहुत वो श्रिंक हो रहा है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है। तो मुझे कोई रुकावट नहीं है ये कहने में कि 6 महीने के लिए बाद हमें तैयार रहना चाहिए कि गवर्नमेंट अनाउंस करे हाफ सैलरी, बिल्कुल। 3/4 या हाफ ऑफ पेंशन फॉर शॉर्ट टर्म, जिस तरह डीए उन्होंने फ्रीज किया। जी जी जी। हाफ ऑफ द सैलरी में बी फ्रोजन, हाफ ऑफ द पेंशन में बी फ्रोजन, द वे दे हैव फ्रोजन इससे डीए। देखिए एक बात है, उससे ये स्पिलओवर, ये स्नोबॉल फिर होगा। मैं यही कह रहा क्योंकि हूँ सबसे स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम पे जब आपको क्योंकि हिट हो जब जाएगा, आप डिप्रेशन में है या एक्यूट रिसेशन में है, इसके क्यूमुलेटिव फोर्सेस सेट इन मोशन। मैं यही पूछना इसको था और भी बढ़ा देते हैं। एजाज साहब से कि अब जो आप कह रहे हैं जिसके पास तनख्वाह का एश्योर्ड पैसा है उसके पास आधा हो गया, उसने खर्चा कम, तो वहां से जो बना रहा है कुछ उसका बिक नहीं रहा है, तो बिल्कुल, फिर बिल्कुल, किस साल डिमांड हो शॉक। गया? वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा रिस्क है। ये सस्टेन करेगी 6 महीने अभी। अगर आपने इन्वेस्टमेंट का सोचना है वो अगले साल देखेंगे अप्रैल के बाद। ये बैकलैश हो सकती है कि जैसे कोविड में बैकलैश हुआ, जो सेकंड फेज कोविड का होगा, ज्यादा बीमार सर ने होंगे, बिल्कुल इकॉनमी ज्यादा ड्रॉप होगी। बिल्कुल वाज़ेह तरीके से सर ने भी कहा कि देखिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ फिस्कल डेफिसिट, जो जीडीपी का होता है। हिंदुस्तान सरकार का वो 3.5% का टारगेट था, वो अभी 7% चला गया। और अगर स्टेट्स का मिला के देखें, मीन सरकार ने कितना कर्जा उठाया, जी, जी। वो 11% है। मीन सरकार के पास कर्जा उठाने की लेवल ब्रिम तक पहुंच गई है, उसकी रेटिंग डाउनग्रेड हो गई है। मींस इंडियन गवर्नमेंट जब बाहर इंटरनेशनल मार्केट से बॉन्ड्स के थ्रू पैसा उठाती है, मुश्किल है अब। हाँ, तो मूडीज वगैरह, फिच वगैरह ने वो सब डाउनग्रेड कर दी, उनको इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा पड़ेंगे अब। एज अ रिजल्ट सरकार के पास रूम नहीं है अभी नया पैसा क्रिएट करने का बॉन्ड्स के थ्रू, हालांकि 12 ट्रिलियन का करीब उनको अभी सर इस बार ही है, लेकिन अब मनी प्रिंटिंग है, अगेन उसमें अपने फ्लॉज है, वहाँ वो अलग प्रॉब्लम है, तो सरकार के पास लेग रूम है नहीं। तो अभी जो नया आएगा कि वो अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कम करे, उसमें पहली चीज आती है आपकी सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाहें। तो अगर कोविड का कोई वैक्सीन या वगैरह नेक्स्ट 6 मंथ्स तक नहीं निकला या ये कंट्रोल नहीं हुआ, तो बात उस तक पहुंच सकती है। मतलब दैट वी शुड नॉट बी अमेज्ड। आप ज्यादा जेएंड के लोगों को डरा रहे हैं। नहीं, आप देखिए पब्लिक डेट का क्या होगा। पब्लिक डेट का क्या होगा? पब्लिक डेट बहुत काफी अब आप देखिए ना, वो जो एक पीरियड में आपको कहा गया कि आप 3 महीने जो आपने लोन लिया किस्तें ना भरें, उस सब पे इंटरेस्ट लग गया ना, तो वो तो आपको लेने के देने पड़ गए। जी हाँ, तो वो फायदा भी है। तो उसमें कुछ नहीं हुआ। तो इसी तरह जैसे आप आया साहब ने कहा, आपने कहा कि अगर आप जो जिसके पास पैसा है खर्चने के लिए, मार्केट को जिंदा रखने के लिए, उसका पैसा आधा हो गया, तो मार्केट भी मर गया। देखिए इसमें एक साइकोलॉजी प्रिवेल करती है अगेन इन केनीजियन इकोनॉमिक्स। जब इस तरह सिचुएशन ऑफ डिप्रेशन हो, एक्यूट रिसेशन हो,
तो जिनके पास पैसा होता है सरमाएकार, वो लोग अपना पैसा होल्ड करते हैं प्रिकॉशनरी मोड, क्योंकि मैदान में उतार के होल्ड नुकसान करते थोड़ा हैं करना पैसा, है। इसलिए इन्वेस्टमेंट पर और बुरा असर पड़ता है। देखिए अब हमारे पास 2 मिनट कुल हैं। एजाज साहब आप बताइए, एक मस्बत बात तो करते जाइए जाते जाते। जी, उम्मीद यही है कि मे बी जो ओवरऑल सप्लाई चेन्स, ग्लोबल सप्लाई चेन्स पे जो असर पड़ा उसकी वजह से हमारे जो लोकल प्रोडक्शन है मे बी उसको एम्पेटस मिले और हम बाहर वाली चीज़ों को थोड़ा बहुत रिप्लेस, पूरा तो नहीं कर पाएंगे रिप्लेस, थोड़ा बहुत रिप्लेस कर पाएँ और अपना कैपिटल जो बाहर जाता है वो मे बी हम लोकली सर्कुलेट कर पाए और मे बी हमारी जो एग्रेरियन जो शॉर्टफॉल है फूड का, जैसे सर ने भी कहा, मे बी हम लोकली वो कहीं से कंपनसेट कर पाए। वो डिमांड फैक्टर्स अगर हम अपनी इकोनॉमी में डालते थे तो मे बी हम थोड़ा बहुत और सर्वाइव कर पाएंगे। निसार साहब देखिए, ये अब 3 सर्कल हो गए, एक इंटरनेशनल जहाँ चल रहा है बहरान, फिर नेशनल, और उसके बाद हम स्क्वीज होकर आ गए स्टेट पे कि उसी सूरत हाल से, और हम दबा बढ़ते जा रहा है, उसके नीचे आ गए। तो अब वे आउट क्या है? वे आउट इसमें जो वायरस का इस वक्त जो चल रहा है इसका अपना एक शेड्यूल है। अगर हम देखेंगे हिस्ट्री 1918-1919 की, स्पेनिश फ्लू की, हाँ, तो ये लोग कहते हैं स्पेनिश फ्लू, वो कुछ लोग कहते हैं इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक था। तो 100 साल पहले जो आया था उसका अपना एक फेज था। जो ही वो मैच्योर होता है वो फेज, इसका डाउन स्विंग शुरू हो जाता है, तो एकदम डाई डाउन टाइम से चला जाता है। उस जमाने में आदमी भी जल्दी मैच्योर होते थे और ये चीजें भी उस जमाने में डेथ्स भी ज्यादा हुई थी सबको। लेकिन आज के जमाने में ये जो हम सस्टेनिंग कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमी जो है हमारा, जिसको मैं केनीजियन इंटरसेप्ट बोलता हूँ, वो इवेंचुअली ये जो इन्वेस्टमेंट को पुश करेगा, क्योंकि बूट तो जूते तो बनाने हैं, हाँ, 1 साल तो चला, थोड़ी बहुत कंज्यूमर गुड्स तो बनाने हैं, मिनिमम स्टॉक। तो इस तरह इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट शुरू होने लगेगा। चलिए, आप 6 महीने के बाद, जो आपने बात कही कि उम्मीद है कि ये इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट शुरू होगा और जो ज़रूरियात हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा। और साथ में एक और चीज़ है कि हमें पता है कि आप कहते हैं एक साइकिल है, उस साइकिल से धीरे धीरे कोविड बाहर निकल जाएगा, लेकिन अभी आसार ऐसे नहीं है हमें दिख रहे कि ऐसा होगा कि ये बाहर निकल जाएगा। अब उम्मीद करेंगे वैक्सीन ही बनेगा, और उम्मीद ये भी करेंगे, जी उम्मीद ये करेंगे कि ये जो हालात हैं बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि आखिर में आपने भी कहा कि सस्टेन हो सकती है इकॉनमी, आपने कहा कोई रास्ता निकल सकता है। प्रोफेसर निसार अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज अयूब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज के हालात आज़रा के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। और उम्मीद पे दुनिया कायम है और जम्मू कश्मीर ज़्यादा ही उम्मीद पे कायम है। तो उम्मीद करेंगे हालात बेहतर होंगे, कुछ सुधरेंगे। और एक और जाते जाते बात कह दूँ कि ये कोविड बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। मास्क पहनने से शर्माइए नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग से शर्माइए नहीं, इसे खुद अपने हाथों से फैलाइए नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।